नमस्कार बच्चों। आज हम विज्ञान भाग 2 में वनस्पतियों का वर्गीकरण इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। वनस्पतियाँ जैसे कि हम जानते हैं 8वीं में पढ़े हैं कि बहुत सारे प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। उन सब को अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगत समूहों में रखा गया है। जैसे हमने 8वीं में पहले ही पाठ में देखा था सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, तो उसमें अलग अलग जगत थे, उप जगत थे और उस आधार पर उनको रखा गया था। अब इस पार्ट में आपको वनस्पतियों के वर्गीकरण के बारे में बताया गया है। यहाँ पर भी सेम रॉबर्ट विटाकर ने जो पंच जगत पद्धति बताई थी, वही पद्धति का उपयोग यहाँ पर भी किया गया है, जिससे कि वनस्पतियों का आसानी से वर्गीकरण किया जाए। देखो, तो पहले सजीव में पहले आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की। आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की। आदि केंद्रकी में मोनेरा जगत पाया जाता है। दृश्य केंद्रकी में एक कोशी और बहुकोशी सजीव पाए जाते हैं। एक कोशी में फिर हम देखते हैं प्रोटिस्टा, अमीबा, ये सब पाए जाते हैं। बहुकोशिकी सजीव में कोशिका भित्ति युक्त और कोशिका भित्ति रहित। फिर कोशिका भित्ति युक्त में स्वयंपोषी और परपोषी। तो स्वयंपोषी कौन आता है? वनस्पति वर्ग आता है। अब परपोषी मतलब जो सड़े गले पदार्थों से अपना जीवन यापन करते हैं, वे परपोषी कहलाते हैं, कवक वर्गी। तो हम देखेंगे, तो सजीवों का अध्ययन करने हेतु रॉबर्ट विटाकर नामक वैज्ञानिक ने पंच जगत पद्धति का वर्णन किया। इसमें हमने 8वीं में देखा है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, इनका अध्ययन किया गया सूक्ष्म जीवों का। हमारे आसपास के परिसर में बहुत सारी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। उनको किस प्रकार से पहचाना जाए, वह कौन से वर्ग में है, कौन से जगत में है, इसकी जानकारी इस पाठ में दी गई है। तो जगत वनस्पति, किंगडम प्लांटे। अब वनस्पतियों का वर्गीकरण का आधार किसे माना गया है? सबसे पहले वो देखेंगे कि कोशिका भित्ति युक्त दृश्य केंद्र की कोशिकाएं होने वाले स्वयंपोषी सजीवों को वनस्पति कहते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, यह किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहती। फिर इसमें अब अपना भोजन कैसे बनाती हैं? पर्णहरिम या हरित लवक पाया जाता है, जिसके कारण वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करती हैं और अपना भोजन तैयार करती हैं, इसलिए यह स्वयंपोषी हैं। अब वर्गीकरण का आधार सबसे पहले हम देखेंगे कि वनस्पतियों का वर्गीकरण करते सर्वप्रथम उसमें वनस्पति में अंग हैं या नहीं, वनस्पति के अंग हैं या नहीं, सबसे पहले हम देखते हैं। तब विचार करते हैं कि उसके बाद उस वनस्पति में पानी तथा भोजन ले जाने और ले आने के लिए विभिन्न संस्थान या ऊतक है कि नहीं। फिर उसके आगे विचार करते हैं कि उसमें बीज धारण करने की क्षमता है कि नहीं। अगर बीज धारण करने की क्षमता है तो वह बीज जो है वह फलों से घिरा हुआ है कि नहीं, अंदर है कि नहीं। फिर उसके बाद में फिर बीज पत्रों की संख्या देखते हैं, एक बीजपत्री है कि द्विबीजपत्री है। फिर वनस्पतियों के उच्च स्तरीय वर्गीकरण में हम क्या देखते हैं? फल और बीज का आना या ना आना, इनके आधार पर बीजपत्री और अबीजपत्री वनस्पतियों में वर्गीकरण किया गया है। फिर उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया, बीज फल से ढके हैं या नहीं ढके हैं। फिर आवृत्त बीजी हैं या अनावृत्त बीजी हैं। बीजों में पाए जाने वाले बीजपत्रों की संख्या के आधार पर एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, इन सब का अध्ययन किया गया है। तो इसमें से आपको पूछ सकता है कि वनस्पति के वर्गीकरण के लिए आधार कौन सा माना गया। तो ये पूरा पैराग्राफ में से आप कोई भी 5-6 पॉइंट लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, जैसे विभाग थैलोफाइटा। अब ये वनस्पति अबीजपत्री उपजगत क्या है? अबीजपत्री, मतलब इसमें बीज नहीं पाया जाता है। अबीजपत्री किस्म की वनस्पतियाँ होती हैं। यह आप देख ही रहोगे, यह इन वनस्पतियों की प्रमुख उपज प्रमुख रूप से पानी में होती है। पानी में आप देख रहे होगे, गांव में, नदी में या कहीं भी हरी हरी काई जैसी दिखती हैं। बहुत तंतुमय होती है, बहुत ही नरम होती हैं, बहुत ही मतलब उनको पकड़ भी नहीं सकते, ऐसा हालत होता है। तो वो वनस्पतियों को थैलोफाइटा ग्रुप की वनस्पतियों में रखा गया है। जड़, तना, पत्ती, फूल जैसे इसमें विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं, आपने देखा होगा। और फिर उसके बाद विविधता पाई जाती है, अंग नहीं होते हैं पर्णहरिम के कारण। फिर भी ये वनस्पतियाँ हरे रंग की होती हैं और इसका मतलब इनके अंदर क्या होता है? पर्णहरिम पाया जाता है, और जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। और इस समूह को शैवाल कहते हैं। इस समूह को हम लोग शैवाल कहते हैं। और उसके बाद ये आप अंडरलाइन कर लीजिए इतना। शैवाल में विविधता पाई जाती है, एक कोशी और बहुकोशिकीय
अति सूक्ष्म तो कुछ सुस्पष्ट रूप से बड़े आकार वाले शैवाल दिखाई देते हैं। बहुत छोटे छोटे भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, आप देखे होंगे। और इसमें उदाहरण एक याद कर लीजिए आप, स्पायरोगैरा, यूलेथ्रिस, अल्वा और सरगसम इत्यादि। इसमें से कुछ मीठे पानी में पाए जाते हैं, कुछ खारे पानी में पाए जाते हैं। और इनका वनस्पति का शरीर प्रमुख रूप से नरम और तंतुमय होता है। आप देखोगे गांव में, आप कहीं नहाने जाओगे तो वहाँ पे आपको शैवाल दिखाई देती है, हरी किस्म की बहुत। और इस समूह में पर्णहरिम न होने वाले विभिन्न प्रकार के कीड़ व फफूंदी का भी समावेश होता है, जिसे हम लोग कवक कहते हैं, जो कि अपने भोजन तथा विकास के लिए दूसरे मृत शरीर पर निर्भर रहती हैं। अब विभाग 2 देखते हैं, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा की वनस्पति वर्ग को उभयचर कहा जाता है। अब उभयचर क्यों कहा जाता है? जैसे हम प्राणी में सुने हैं, कुछ प्राणी उभयचर होते हैं। उभयचर मतलब वह जल में भी निवास कर सकते हैं और धरती पर भी निवास कर सकते हैं। उसी तरीके से वनस्पति वर्ग के प्राणी में ब्रायोफाइटा वर्ग के वनस्पतियों को उभयचर कहा जाता है। अब उभयचर क्यों कहा जाता है? देखिए उसका यहाँ पर दिया है, इस समूह की वनस्पति को उभयचर कहते हैं क्योंकि इनकी वृद्धि नम मिट्टी में होती है, परंतु प्रजनन के लिए इनको पानी की आवश्यकता होती है। यह कभी कभी वैज्ञानिक कारण पूछा जाता है कि ब्रायोफाइटा वर्ग की वनस्पति को उभयचर क्यों कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी वृद्धि के लिए मिट्टी ज़रूरी होती है और इनके प्रजनन के लिए पानी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ का रिक्वायरमेंट है, मिट्टी और पानी, इसलिए इसको उभयचर वर्ग की वनस्पति कहा जाता है, उभयचर कहा जाता है। यह वनस्पतियाँ निम्न स्तरीय बहुकोशिकीय और स्वयंपोषी होती हैं। इनमें बीजाणु निर्मित होता है और प्रजनन होता है। विभाग ब्रायोफाइटा की वनस्पतियों की रचना चपटे फीते जैसी होती है, लंबी होती है और इनमें पत्तियां नहीं होती है। जड़, तना मूल रूप से पाए जाने वाले जड़, तना, पत्तियां आदि नहीं पाए जाते हैं। इनमें पत्तियों जैसी रचना होती है, जड़ों की जगह जैसे अंगमूलाभ होते हैं और यहाँ पे आपको दिखाया गया है। और भोजन के संवहन के लिए विशेष ऊतक नहीं होते। फ्यूनेरिया, एंथ्रोसिरास, रिक्सिया, यहाँ पे देखो आकृति दी गई है, ये आकृति यहाँ पर बताई गई है। मूलाभास होते हैं, पानी जैसे भाग, पत्ती जैसे भाग, संपुटिका, यहाँ पे देखिए पास ही थे, पत्ती जैसे भाग यहाँ पे भी दिया गया। तो मतलब ये इनके अंदर जड़, तना, पत्ती ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। उसके तरह जड़ के बदले क्या होता है? मूलाभास पाया जाता है। अब विभाग 3 की वनस्पति देखते हैं, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा मतलब इस विभाग की वनस्पतियों में जड़, तना तथा पत्ती जैसे अंग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, परंतु इनमें फूल और फल नहीं पाए जाते, पुष्प और फल नहीं पाए जाते। जल तथा अन्य पदार्थों के लिए संवहन के लिए स्वतंत्र ऊतक पाए जाते हैं, अलग से ऊतक पाए जाते हैं। जल तथा अन्य पदार्थों को पूरे वनस्पति के शरीर में पहुंचाने के लिए अलग से ऊतक पाए जाते हैं। इनका प्रजनन पत्तियों के निचले भाग पर पाए जाने वाले बीजाणुओं से होता है। देखो यहाँ पर दिया है बीजाणु, इनके द्वारा होता है प्रजनन। और उदाहरण फर्न, नेफ्रोलेपिस, मार्सिलिया, टेरिस, एडिएटम, इक्विसेटम, सिलिंजेला एंड लाइकोपोडियम इत्यादि। इन वनस्पतियों में अलैंगिक प्रजनन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक प्रजनन में नर तथा मादा का दोनों का समावेश होता है। अलैंगिक प्रजनन में केवल एक ही जनक होता है, तो यह अलैंगिक पद्धति से प्रजनन करती हैं। और लैंगिक युग्मक द्वारा इनका अलैंगिक प्रजनन बीज द्वारा तथा लैंगिक प्रजनन युग्मक द्वारा होता है। यहाँ पे दोनों इस वर्ग की वनस्पति में दोनों प्रकार का प्रजनन पाया जाता है, लैंगिक भी और अलैंगिक भी। मतलब प्रजनन बीज द्वारा भी कर सकते हैं होता है और लैंगिक प्रजनन युग्मज द्वारा भी होता है। यहाँ पे देखो दिया एग्जाम्पल, मूलरोम फर्न की आकृति दी गई है, इसके ऊपर सब ऐसे ऐसे बीजाणु धानी पाए जाते हैं। फिर स्लेजिनेला, लाइकोपोडियम ये सब यहाँ पे दिखाया गया। टेरिडो विभाग की वनस्पतियाँ, इनमें स्पष्ट रूप से संवहनी संस्था पाई जाती है। ये थोड़े से वेल डेवलप्ड होते हैं। इनमें जड़, तना, पत्ती तथा विभिन्न ऊतक पाए जाते हैं आदि, पानी और आदि खनिज पदार्थों को लेके जाने के लिए। तो यहाँ पर ये तीनों दिया गया है। अब इसके ये आकृति आप देख लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में आकृति के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आगे के पीरियड में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद।